नमस्कार मित्रों, आज हम हमारी इस चैनल डिजिटल अरविंद में बात करने वाले हैं चाणक्य का संकल्प। तो चाणक्य के समय में मगध विशाल साम्राज्य था, उसके बारे में हम आगे ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं इस पर। तो चाणक्य के समय में मगध जो विशाल साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था। आजकल यह क्षेत्र पटना कहलाता है, जो बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र उस समय सारे भारत में सबसे बड़ा नगर था। उसकी लंबाई 10 मील और चौड़ाई 2 मील से अधिक थी। नगर के चारों ओर एक ऊंची लकड़ी की दीवार थी। इस दीवार के ऊपर ऊंचे ऊंचे बुर्ज बने हुए थे। इन बुर्जों की संख्या 570 थी। नगर में प्रवेश करने के लिए 64 दरवाजे चारों दिशाओं में बने हुए थे। पाटलिपुत्र की रक्षा के लिए सुरक्षा सैनिक सशस्त्र पहरा दिया करते थे। दीवार के बाहर चारों ओर एक 600 फीट चौड़ी और 45 फीट गहरी खाई थी। इस खाई में हमेशा जल भरा रहता था। इस खाई के ऊपर जहां जहां दरवाजे पड़े थे, वहां पर लकड़ी के पुल बने हुए थे। आवश्यकता पड़ने पर इन पुलों को रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचा जा सकता था। खाई के ऊपर पुलों को हटा देने पर और दरवाजों को बंद कर देने पर कोई भी पाटलिपुत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस प्रकार पाटलिपुत्र चारों ओर से सुरक्षित था। चाणक्य के समय में पाटलिपुत्र पर नंद वंश का 9वां शूद्र राजा राज्य करता था। प्रजा के धन को वह भोग विलास में खर्च करता था। नंद द्वारा चाणक्य के अपमान की घटना का वर्णन हम पहले ही आगे के वीडियो में कर चुके हैं। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय चाणक्य मगध लौटे और वहां पे अपने मित्र सक्टार से मिलने के पश्चात उनको ज्ञात हुआ कि उनके 8 पुत्रों की हत्या हो चुकी थी और आजकल राक्षस ही महाअमात्य का कार्यभार संभाले हुए थे। चाणक्य ने राक्षस से कहा, सिकंदर भारत की ओर छोटे छोटे राज्यों को रोधता चला आ रहा है। मित्र, न जाने तुम क्या सोचे बैठे हो। तो राक्षस ने जवाब दिया, मित्र चाणक्य, जब मगध पर सिकंदर का आक्रमण होगा, हमारी सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। तो चाणक्य ने राक्षस से पूछा, पर सिकंदर की सेना से छोटे छोटे राज्यों की रक्षा करना क्या मगध जैसे विशाल राज्य का कार्य नहीं है? विदेशी शत्रु को भारत भूमि से निकाल देने के लिए क्या यहाँ के छोटे बड़े राज्य एक नहीं हो सकते? तो राक्षस ने कहा, यह कैसे संभव है आचार्य चाणक्य? भारत भूमि एकता की कमी है, निजी स्वार्थों का बोलबाला है, सबके विचार भिन्न भिन्न है। आचार्य चाणक्य ने राक्षस की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा, राज्य मंत्री राक्षस, मैं तक्षशिला से एक संकल्प करके चला हूं कि मैं भारत के सभी प्रदेशों को भारत भूमि के एक शासन के नीचे देखूं। मैं जानना चाहता हूं कि मगध राज्य में सब छोटे राज्यों का संगठन करके विदेशी आक्रमणकारी को मुंहतोड़ उत्तर देने की क्षमता है या नहीं। महामंत्री राक्षस का उत्तर संतोषजनक नहीं था। मगध सबको साथ नहीं लेना चाहता था। सिकंदर स्वदेश जा चुका था, परंतु फिर भी आशंका थी कि कोई दूसरा विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण कर सकता है। चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य पिपलीवन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य को मानसिक रूप से तैयार किया कि वह छोटे छोटे राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करके मगध पर विजय प्राप्त करे। छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त चुप नहीं बैठे। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों पाटलिपुत्र में भेष बदल कर रहने लगे। इन दोनों को अनेकों बार मगध की सेना से सामना करना पड़ा, परंतु सैनिक उन दोनों को बंदी न बना सके, क्योंकि वे उन्हें पहचानते न थे। चाणक्य अपमान भुला नहीं पा रहे थे। शिखा की खुली गांठ हर पल एहसास कराती थी कि धनानंद के राज्य को शीघ्र नष्ट करना है। चंद्रगुप्त के रूप में एक ऐसा होनहार शिष्य उन्हें मिला था, जिसको उन्होंने बचपन से ही मनोयोग पूर्वक तैयार किया था। अगर चाणक्य प्रकांड विद्वान थे, तो चंद्रगुप्त भी असाधारण और अद्भुत शिष्य था। चाणक्य बदले की आग से इतना भर चुके थे कि उनका विवेक भी कोई बार ठीक से काम नहीं करता था।
चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घोड़ों की छोटी सी सेना बना ली थी। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक आकलन नहीं कर पाया और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त की बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुआ। चाणक्य भी एक घर में आकर छिप गए। वह रसोई के साथ ही कुछ मन अनाज रखने के लिए बने मिट्टी के निर्माण के पीछे छुपकर खड़े थे। पास ही चौक में एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी। दादी ने उस दिन खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी गर्मा गर्म थी। दादी ने खिचड़ी के बीच में छेद करके गर्मा गर्म घी भी डाल दिया था और घड़े से पानी भरने गई थी। थोड़ी देर के बाद बच्चा जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, जल गया जल गया। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में उंगलियां डाल दी थी। दादी बोली, तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। अरे गर्म खिचड़ी का स्वाद लेना हो तो उसे पहले कोनों से खाया जाता है और तूने मूर्खों की तरह बीच में ही हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य बाहर निकल आया और उसने बुढ़िया के पांव छुए और बोला, आप सही कहती है कि मैं मूर्ख ही था, तभी राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। चाणक्य ने उसके बाद मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया पूरा राज्य। इस कार्य से उसे धन और बल दोनों ही मिले। सीमा प्रांत के क्षेत्रों को जीतने के बाद आचार्य चाणक्य ने पुनः पाटलिपुत्र को जीतने की योजना बनाई। आचार्य चाणक्य ने कैकेयी राजपुरु को मगध पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजते हुए लिखा, कैकेयी राजपुरु मगध जीतने के बाद मगध राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और आधा चंद्रगुप्त को। आप अपनी सेना लेकर हमारे साथ चले और मगध पर विजय प्राप्त करें। कैकेयी राजपुरु ने चाणक्य का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह अपनी सेना लेकर मगध की ओर बढ़ा। चंद्रगुप्त भी अपने 6 लाख सैनिक लेकर उनसे आ मिला। युद्ध में नंद पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर आचार्य चाणक्य के सामने लाया गया। चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त ने तलवार से नंद का शिरोच्छेदन कर दिया। अब मगध पर चंद्रगुप्त का शासन था तथा कैकेयी राजपुरु आधे राज्य की उम्मीद में थे। आचार्य चाणक्य ने जब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आधा राज्य पुरु को नहीं दिया तो वो उत्तेजित हो उठा। कैकेयी राज भी नंद की तरह विलासी प्रकृति का था। धनानंद के स्वामी भक्त महाअमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त को एक सुंदर कन्या उपहार स्वरूप भेजी। चंद्रगुप्त इस पर आसक्त हो गया। तभी एक गुप्तचर ने आकर चाणक्य को सूचना दी कि भेजी गई कन्या से चंद्रगुप्त शारीरिक संबंध स्थापित न करे क्योंकि ये एक विष कन्या है। इससे संभोग करते ही मृत्यु निश्चित है। गुप्तचर की बात सुन आचार्य चाणक्य को राक्षस पर बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत उस कन्या को कैकेयी राजपुरु के पास भेज दिया। कैकेयी राजपुरु ने जैसे ही उस कन्या का चुंबन किया तो पुरु की तुरंत मृत्यु हो गई। अब संपूर्ण मगध राज्य चंद्रगुप्त का था। चाणक्य ये जानता था कि महाअमात्य राक्षस नंद का अत्यंत स्वामी भक्त है। अतः चाणक्य चाहता था कि राक्षस ही चंद्रगुप्त का भी महाअमात्य बने। राक्षस ने महाअमात्य बनने से इनकार कर दिया और राज्य की सेवा भी त्याग दी। राक्षस का एक घनिष्ठ मित्र था चंदन दास। चाणक्य ने उसे बंदी बना दिया। चाणक्य ने चंदन दास से राक्षस और उसके परिवार के निवास करने के स्थान के बारे में पूछा। चंदन दास ने राक्षस के बारे में कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया और मृत्युदंड भोगने को तत्पर हो गया। जब यह बात राक्षस को पता चली तो वो अपने घनिष्ठ मित्र के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं आचार्य चाणक्य के समक्ष उपस्थित हुआ। चाणक्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। चाणक्य ने राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य मगध का महाअमात्य नियुक्त किया, जिसे राक्षस ने स्वीकार कर लिया। चाणक्य ने अपने बुद्धि बल से राक्षस पर विजय प्राप्त की। सम्राट चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से समस्त उत्तर भारत को अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण में वर्तमान मैसूर राज्य तक सम्राट चंद्रगुप्त का राज्य फैल चुका था। केवल वर्तमान केरल और उसके साथ लगे 1-2 राज्य इसमें सम्मिलित होने से रह गए थे, परंतु ये राज्य भी चंद्रगुप्त को कर देते थे। सिकंदर के बाद एक बार पुनः उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। उसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे।
जबकि सेल्यूकस की सेना में 4 लाख सैनिक थे। सेल्यूकस की हार हुई। सेल्यूकस ने अपने मित्र मेगस्थनीज से हार का कारण जानना चाहा। मेगस्थनीज ने सेल्यूकस को बताया कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का राज्य छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त था। राजाओं के निजी स्वार्थ से थे। तक्षशिला राजा के आम्बी ने हमारा स्वागत किया था। आज भारत संगठित राष्ट्र है। सभी राजा चंद्रगुप्त के झंडे के नीचे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार है। आज भारत एक है, उसका एक संघ राज्य है। इस संघ शक्ति की कल्पना भारत के विख्यात आचार्य चाणक्य की देन है, जो चंद्रगुप्त के गुरु है। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था तथा उसने चंद्रगुप्त से संधि की प्रार्थना की। चाणक्य ने संधि में 3 शर्तें रखी। प्रथम शर्त थी सेल्यूकस भविष्य में भारत पर कभी आक्रमण न करेगा। दूसरी शर्त में सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करेगा। तीसरी शर्त के अनुसार सेल्यूकस 500 हाथी भेंट करेगा। सेल्यूकस ने तीनों शर्तें स्वीकार की। यूनान और भारत के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में रहा। आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी। भारत में संघीय शासन की स्थापना करके उन्होंने नंद वंश का समूल नाश कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। कुछ समय बाद चाणक्य तक्षशिला वापिस चले गए और वहां मुख्य आचार्य हो गए, जो ब्राह्मणों का धर्म है। इधर आचार्य चाणक्य के तक्षशिला चले जाने पर सम्राट चंद्रगुप्त का मन भी राजकाज में नहीं लगा। वे अपने पुत्र बिंबिसार को राजगद्दी सौंपकर जैन साधुओं के साथ दक्षिण चले गए और वहां लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त के साम्राज्य को उनके पौत्र सम्राट अशोक ने धर्म विजय के द्वारा अफगानिस्तान से दक्षिण तक तथा बंगाल से काठियावाड़ तक फैलाया। इन्हीं मौर्य सम्राटों का द्वारा वस्तुत भारत एक राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम विकसित हुआ, जिसका मूल श्रेय नीति विशारद कूटनीतिज्ञ दूरदृष्टा ब्राह्मण चाणक्य को जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के जिस राज्य का नींव ईस्वीसन पूर्व 321 में चाणक्य ने रखी थी, वह राज्य लगभग 1050 वर्ष तक चलता रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज अपनी कई राजधानियां बदल कर 8वीं सदी तक राज्य करते रहे। मौर्य वंश की स्थिरता का कारण आचार्य चाणक्य की दूरदृष्टि और उनका पौरुष था। सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही शक्तिशाली भारत की कल्पना को साकार करने वाले आचार्य चाणक्य प्रथम इतिहास पुरुष थे। तो ये थी चाणक्य का संकल्प की बातें, और हम इस तरह से आगे भी कई सारे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल अरविंद को। नमस्कार, धन्यवाद।